हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पहुंच गए हैं एक बार फिर से केमिस्ट्री की ओर। हम लोग केमिस्ट्री का तीसरा नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे ना, धातु और अधातु। बहुत ही आराम आराम से ये चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं, बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं, एकदम धीरे धीरे कछुए के चाल में। आज जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ना बाबू, ये टॉपिक बहुत बढ़िया है। इतने बढ़िया से समझा देंगे, जैसे हम आपको आज समझाएंगे विद्युत धनात्मकता, हम आपको समझाएंगे विद्युत ऋणात्मकता, और इतना बढ़िया से समझा देंगे ना कि कभी नहीं भुला पाएंगे आप, कभी भुला ही नहीं पाएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आज क्लास को करने वाले हैं। विद्युत धनात्मकता पढ़ेंगे और साथ ही साथ विद्युत ऋणात्मकता भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक होगा तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सीधे प्यारे बच्चों हम लोग टॉपिक पे आते हैं। बाकी बताओ आप लोग कैसे हैं? आप लोग मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई तो सर बेकार चल रही है। काहे भाई, काहे बेकार चल रही है? क्या दिक्कत आ रहा है? हैं? अरे वाह, क्या बात है। एक बच्चे ने तो बड़ा बढ़िया लाइन लिखा है कि जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाए, क्योंकि तराजू भी सिर्फ वजन तौलती है, और क्या लिखे थे? क्वालिटी नहीं। तराजू सिर्फ वजन बताती है, क्वालिटी नहीं। बहुत बढ़िया। तो चलो बाबू, हम लोग ना विद्युत धनात्मकता और विद्युत ऋणात्मकता की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं, जरा उसको बढ़िया से बताइएगा, ठीक है ना? पिछली क्लास में हम आप लोगों को बताए थे, पिछली क्लास में हम आप लोगों को बताए थे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। बताए थे ना? एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है ये तो हम आपको पिछली क्लास में सिखा दिए थे कि जैसे सोडियम अगर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देगा तो कैसे देगा, इस पर कौन सा आयन आएगा, ऋण आयन आएगा कि धन आयन आएगा, ये सब तो हम आपको बता दिए थे ना पिछली क्लास में। और अगर आप लोग पिछले क्लास में नहीं देखे होंगे तो जाकर के देखिएगा, ठीक है ना? पिछली क्लास में हम आप लोगों को बताए हैं। तो प्यारे बच्चों, हम पिछली क्लास में क्या बताए थे, पहले इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जरा समझिएगा ध्यान से, ठीक ठीक है ना? एकदम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, तब जाकर के मामला सेट होगा। जैसे मान लिया जाए, हम आपको पिछली क्लास में बहुत बार एग्जांपल दिए थे सोडियम का और फिर क्लोरीन का, बहुत बार एग्जांपल दिए थे। प्यारे बच्चों, सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 281 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 281 हो जाएगा। अगर हम बात करें क्लोरीन का, अगर किसका बात करें? अगर हम बात करें क्लोरीन का, समझना बाबू जरा ध्यान से। अगर हम बात करते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8 और 7 होगा। क्या होगा? 2, 8 और 7 होगा। तो सोडियम का 2, 8, 1 और क्लोरीन का 2, 8, 7। हम आपको पिछली क्लास में क्या बताए थे कि सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है, ये जाकर के इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है ना? हम आपको बताए थे ना कि ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जाकर के किसके साथ मिल जाएगा? क्लोरीन के साथ मिल जाएगा। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का सोडियम त्याग करेगा और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। बताए थे ना ये सब? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यानी कि यह कर्जा दिया और यह कर्जा लिया, ठीक है ना? सोडियम जो है वो कर्जा दिया और ये कर्जा लिया, लेकिन कितना का? तो एक इलेक्ट्रॉन का। तो प्यारे बच्चों, आप लोग समझना जरा ध्यान से, यहां पे इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो +1 और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो -1, और ये जब दोनों मिलता है तो यही बनता है NaCl। तो इतना हम आप लोगों को बता दिए थे पिछली क्लास में, और हमें नहीं लगता है कि अब इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा। तो बाबू, आपको हम यह भी बताए थे कि यह जो चीज होता है, यानी कि धातु का, ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो देता है, इलेक्ट्रॉन जो देता है यह क्या होता है? धातु होता है, और इलेक्ट्रॉन जो लेता है यह क्या होता है? अधातु होता है। यह भी बताए थे ना? इलेक्ट्रॉन जो देता है वह धातु, इलेक्ट्रॉन जो लेता है वह अधातु। बताए थे कि नहीं बताए थे? बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, कोई भी धातु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कोई भी धातु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धन आयन आता है। क्या आता है? धन आयन आता है। और ध्यान रखिएगा, कोई भी धातु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धन आयन बनेगा, और धन आयन बनने की प्रवृत्ति को ही विद्युत धनात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धनात्मकता कहते हैं। समझ में आया बाबू? हम फिर से एक बार बता रहे हैं, आप लोग समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। चलिए आइए फिर से एक बार यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे हम लिख रहे हैं विद्युत धनात्मकता। क्या बोल रहे हैं बाबू? हम क्या बोल रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, विद्युत धनात्मकता। विद्युत धनात्मकता याद रखिएगा, क्या बोल रहे हैं? विद्युत धनात्मकता। याद रखना भाई मेरे, ठीक है ना? याद रखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी धातु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, लिखेंगे कि कोई भी धातु जब
इलेक्ट्रॉन का त्याग कर, कोई भी धातु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर, कोई भी धातु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर, कोई भी धातु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर। एक मिनट भाई, जरा सा ठहर जाइएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा रुक जाइएगा। हेलो, बात ऐसा है बाबू, बात ऐसा है कि हमारे घर वाले हम पर खिसिया रहे हैं। अब काहेला खिसिया रहे हैं जो समझिएगा, ठीक है ना। घर वाले इसलिए हम पर खिसिया रहे हैं क्योंकि हमारे पैर में ना अभी पट्टी है, और अभी 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 से 1 घंटा पहले ना हम पट्टी का ड्रेसिंग करवाने गए थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर जो है वो अपना अस्लेटर खूब ऐंठ करके इसको साफ किया है। घर वाले लोग कह रहे थे कि ना आज नहीं पढ़ाने, डॉक्टर बोल दिया था कि पढ़ाना नहीं है, एक कम से कम 1 आध दिन और रेस्ट कर लीजिए, 1-2 दिन और रेस्ट कर लीजिए, तब खड़ा होइएगा। ज्यादा देर खड़ा होइएगा तो ब्लडिंग हो जाएगा, क्योंकि पूरा नाखून उखड़ा हुआ है और खड़ा हुआ है, तो ये सब। तो अभी हम ना सबसे चोरी छुपे आकर के यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही क्लास शुरू हुआ है, उन लोग के पास खबर चल गया कि क्लास वाला ले रहा है जा करके, तो फोनवा करके डांट रहा है कि बड़ा शरीरवा पर ध्यान दो, नहीं तो यही सब जो घर में जो बात होता है। तो भाई हम क्या करें, आप लोगों से हम सुबह में प्रॉमिस कर दिए थे कि हम चाहे कुछ हो जाए हम शाम में क्लास लेंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे, हम इस समय ले रहे हैं। अब उन लोगों को पता लग गया है, थोड़ा बहुत 2-4 बात सुनने के लिए मिलेगा, फिर आराम से अपना पढ़ाएंगे। बाकी पढ़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कंफर्टेबल है। देखो बाबू, विद्युत धनात्मकता की बात करते हैं हम, ठीक है ना। विद्युत धनात्मकता की बात कर रहे हैं। कोई भी धातु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, कोई भी धातु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन में बदलने की प्रवृत्ति, कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग, कोई भी धातु का, यहां पर धातु का जोड़ दीजिएगा, कोई भी धातु का जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन में बदलने की प्रवृत्ति को, धन आयन में बदलने की प्रवृत्ति को, धन आयन में बदलने की प्रवृत्ति को, धन आयन में बदलने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं, को ही विद्युत धनात्मकता कहते हैं, विद्युत धनात्मकता कहते हैं। समझ में आ गया बाबू? एकदम सिंपल चीज है कि नहीं है, बताओ जल्दी से, है एकदम सिंपल है कि नहीं है, एकदम सिंपल है कि नहीं है, बताओ भाई, एकदम सिंपल है ना। बाबू क्या कह रहा है, कोई भी धातु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन में बदलेगा तो इस प्रवृत्ति को ही विद्युत धनात्मकता कहते हैं। यानी कि कोई अगर कर्जा देगा इलेक्ट्रॉन का, कोई धातु अगर किसी दूसरे अधातु को कर्जा देगा इलेक्ट्रॉन का, तो उस पर धन आयन आएगा, और बस धन आयन जो आया उसी को विद्युत धनात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मकता कहते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बाबू? बताओ जल्दी से, पहले जल्दी से बताइए, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सब लोगों का? यस और नो? हाँ जल्दी से बताओ भाई, यहां तक सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दीजिए, यस या नो। सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर है ना? या फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, हम फिर से बता देंगे। एकदम याद रखिएगा, कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का जैसे ही त्याग करेगा तो उस पर धन आयन आएगा, आयन, धन आयन और ऋण आयन पढ़ा है, धन आयन आएगा, और धन आयन में बदलने की प्रवृत्ति को ही विद्युत धनात्मकता कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन सा धातु सबसे ज्यादा विद्युत का धनात्मकता है और कौन सा धातु सबसे कम विद्युत धनात्मकता है? कौन सा धातु सबसे ज्यादा विद्युत का धनात्मकता है और कौन सा धातु सबसे कम? प्यारे बच्चों, आप पीरियोडिक टेबल देखना मेरे भाई, ठीक है ना। आप बाबू पीरियोडिक टेबल देखिएगा, आपको हम पीरियोडिक टेबल दिखाते हैं। देखो बाबू, ये ना पीरियोडिक टेबल आप जरा समझिएगा। पीरियोडिक टेबल में ये हो गया पहला वर्ग, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में क्या हो गया, पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग, ये पांचवा वर्ग। पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए आता है आप लोगों को? नहीं आता है तो हम आप लोगों को समझाएंगे, सिखाएंगे 5वां नंबर चैप्टर में। ऐसे हम आप लोग को बता दें कि ये वाला जो ऊपर से नीचे की ओर लाइन है ना, इसको वर्ग कहते हैं, और ये वाला इधर से इधर है ना, इसको आवर्त कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में 7 गो आवर्त होता है और 18 गो वर्ग होता है। यहां से लेकर के यहां तक अगर आप गिनिएगा तो 18 गो आएगा, ठीक है ना। और यहां से लेकर के यहां तक गिनिएगा तो 7 गो आएगा। बाबू देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आया ना। यानी कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में 18 गो वर्ग होता है, ठीक है, और 7 गो आवर्त है। 1 2 3 4 5 6 7 गो आवर्त है। हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा विद्युत ये धनात्मक तत्व कौन सा है, सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्व। प्यारे बच्चों, आप यहां से हाइड्रोजन को तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना, हाइड्रोजन को तो छोड़ दीजिए, यहां से लिथियम से ले लीजिए, ठीक है ना। हाइड्रोजन तो भाई धातु नहीं है ना जी, तो हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, तो यहां पर आ गया लिथियम। तो सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक लिथियम होगा। उसके बाद नीचे आ जाइए तो सोडियम,
सिर्फ पहला वर्ग का हम बात कर रहे हैं। सबसे ऊपर हो गया लिथियम, लिथियम के नीचे आ जाइए सोडियम, और सोडियम के नीचे आ जाइए तो पोटेशियम, और पोटेशियम के नीचे आ जाइए तो रुबिडियम। बाबू रुबिडियम, ठीक है ना, रुबिडियम बोलते हैं। तो रुबिडियम के बाद आ गया जाइए सीजियम, उसके बाद फ्रांसियम। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आइएगा तो सबसे ऊपर वाला का विद्युत धनात्मकता सबसे ज्यादा और सबसे नीचे वाला का विद्युत धनात्मकता सबसे कम। समझ में हुआ कि नहीं आया? ऊपर वाले का विद्युत धनात्मकता सबसे ज्यादा होगा और नीचे वाले का विद्युत धनात्मकता सबसे कम होगा। समझ में आया बाबू? जल्दी से बताइए। हाँ, सारे बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से बताओ बाबू। हाँ, तो ये बात ध्यान रखिएगा, पहला वर्ग में जो सबसे ऊपर का वर्ग है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब का विद्युत धनात्मकता ज्यादा होता है, और बाकी फ्रांसियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब का विद्युत धनात्मकता सबसे कम होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है तो क्या बताइएगा? बताइएगा आप लोग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे बता दीजिएगा। ठीक है ना, सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्व की बात कर रहे हैं ना हम, तो बाबू बता दीजिएगा आप लोग क्या लिखेंगे? सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्व क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्व। बाबू याद रखिएगा, सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्व, सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक, सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा लिथियम हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, लिथियम के बाद सोडियम हो जाएगा, और सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये सब ना एकदम कंठस्थ याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। लिथियम का संकेत क्या होगा, सोडियम का संकेत क्या होगा और पोटेशियम का संकेत क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। बताओ बाबू जल्दी से, लिथियम का संकेत क्या होगा, सोडियम का संकेत क्या होगा और पोटेशियम का क्या होगा? सारे बच्चों को संकेत तो याद होगा। लिथियम का संकेत गुरुजी Li होता है, सोडियम का क्या होता है सर? तो सोडियम का Na होता है, और पोटेशियम का क्या होता है? तो K होता है। ये सबका ना विद्युत धनात्मकता सबसे ज्यादा होता है। समझ में आ गया बाबू? सारे बच्चे को समझ में आ गया? हाँ, ध्यान रखिएगा। आवर्त सारणी के पहले वर्ग, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आवर्त सारणी के पहले वर्ग में उपस्थित, आवर्त सारणी के पहले वर्ग में उपस्थित धातुओं का विद्युत धनात्मकता सबसे ज्यादा होता है, और आवर्त सारणी के पहले वर्ग में उपस्थित जो निचला धातु है उसका विद्युत धनात्मकता कम होता है। तो इसे करके भी याद रख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बाबू विद्युत धनात्मकता का? विद्युत धनात्मकता कुछ है ही नहीं, कोई कठिन चैप्टर ही नहीं है, कोई कठिन टॉपिक ही नहीं है। विद्युत धनात्मकता कहने का मतलब सीधे आप यही याद रखिए कि कोई भी धातु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, कोई भी धातु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पर धन आयन आएगा, और धन आयन में बदलने की प्रवृत्ति को ही विद्युत धनात्मकता कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्व तो आवर्त सारणी का पहला वर्ग का ऊपर में जो धातु है वो ज्यादा होगा विद्युत धनात्मक, और जो नीचे वाला है वो कम होगा विद्युत धनात्मक। बस यही तो कॉन्सेप्ट है। क्लियर एकदम भाई? क्लियर हो गया ना? हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर ना? एकदम थंबनेल वाला एकदम ऐसे करके ना भेज दीजिए कि हाँ सर जी एकदम क्लियर है, एकदम ऐसे करके भेज दीजिए कि क्लियर है सर। आपका दाढ़ी बढ़ गया है? अच्छा, दाढ़ी बढ़ नहीं गया है, हम सोच रहे हैं कि अब इसको बढ़ा ही ले। आप लोग बताओ क्या करें, इसको बढ़ा लें कि कटा लें? हैं, हम सोच रहे हैं ना, हम सोच रहे हैं कि इसको बढ़ावे अब। ठीक है ना, सब लोगों को देखते हैं ना कि जो बढ़ाइले रहता है ये वाला, तो सोचते हैं कि लाओ हम अपना शौक बुताइए लेते हैं। ठीक है ना, अब जीवन एगो मिला है, अब काहे लगे भाई सब दिन एकदम। हम एक बार देखते हैं करके कैसन लगता है। अगर आप लोग कहिएगा कि बढ़िया लगता है तो रखेंगे, आप लोग कहिएगा कि ना सर हटा लीजिए तो हम हटा लेंगे। क्या करें, हटा लें कि रहने दें? कटवा लीजिए। आप लोग अगर आज बोल दो हम आज कटवा लें, आज तो नहीं, आज तो मंगल है, कल कटवा लें। आप लोग बोलो कि ना रहने दीजिए, हम रहने देंगे। चलिए ठीक है बाबू, यहां तक सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? अभी देखो सब कह रहा है कि बढ़ा लीजिए सर, रहने बढ़ा लीजिए, रहने दीजिए। अरे वाह क्या बात है, मेरे सपोर्टर सब निकल गया जी। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब प्यारे बच्चों बात ऐसा है, अब समझिएगा जरा ध्यान से। अब बात ऐसा है, अब मर्द लग रहे हैं, अरे पहले से कुछ और लगते थे क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया विद्युत धनात्मकता सबसे पहला। अब प्यारे बच्चों दूसरा नंबर बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता। दूसरा नंबर बात करेंगे विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या बात कर रहे हैं बाबू? विद्युत ऋणात्मकता की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? विद्युत ऋणात्मकता की बात कर रहे हैं। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या है भाई? तो सीधे उल्टा कर दीजिए। वहां पर हम लोग विद्युत धनात्मकता में क्या पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन में बदलने की प्रवृत्ति को विद्युत धनात्मकता कहते थे। अब यहां पर कहेंगे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कोई भी अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋण आयन में बदलने की प्रवृत्ति को विद्युत धनात्मकता कहते हैं। किसी भी अधातु का आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी अधातु का लिख सकते हैं, किसी भी अधातु का इलेक्ट्रॉन का
किसी भी अधातु का इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके, किसी भी अधातु का इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ऋण आयन, ऋण आयन में बदलने की प्रवृत्ति को, ऋण आयन में बदलने की प्रवृत्ति को, ऋण आयन में बदलने की प्रवृत्ति को, ऋण आयन में बदलने की प्रवृत्ति को ही, ऋण आयन में बदलने की प्रवृत्ति को ही क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। समझ में आ गया बाबू? उसको क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। किसी भी अधातु का, बाबू धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। ध्यान रखिएगा, बड़ा आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। डिफिनेशन पूछ सकता है, हो सकता है कि 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछ दे कि विद्युत धनात्मकता क्या है, हो सकता है पूछ दे विद्युत ऋणात्मकता क्या है, तो भाई पूछ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो चलो बाबू, किसी भी अधातु का इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋण आयन में बदलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। बताओ बाबू, समझ में आ गया? चलिए भाई, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व ये कौन सा है? विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, सब के लास्ट में ऋण ऋण लगल है तो समझियो को विद्युत ऋणात्मक है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है ना, ब्रोमीन, और याद रखना आयोडीन, और याद रखना बाबू आयोडीन। तो याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। अगर इसका संकेत पूछे तो इसका फ्लोरीन का F होता है, क्लोरीन का Cl होता है, और ब्रोमीन का Br होता है, ठीक है ना। तो बाबू ये हो गया विद्युत ऋणात्मक। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? जल्दी से बताइए। हाँ, कहां प्रकृति का मतलब लिखे हैं जी? प्रकृति है, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति भी लिख रहे हैं हम, प्रकृति नहीं। प्रवृत्ति मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और ग्रहण करके धन आयन में बदल गया, बस इसी को तो हम लोग कहते हैं विद्युत धनात्मकता, सॉरी विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। क्लियर बाबू? ओहो, क्या बात है। अच्छा, अब आप लोग ये बताओ, आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं, आप लोग जरा बताना, आप लोगों से कोई 1 लाख रुपया कर्जा ले लिया और 1 लाख रुपया कर्जा लेकर के वो बैठल रहेगा, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा? हमको बस सिर्फ इतना बताइए कि आप किसी को अगर कर्जा देते हैं तो एकदम उसका पीछा करते हैं, अरे कहीं भागे नहीं है, इस भाग जाएगा तो हमारे 1 लाख रुपए डूब जाएगा, ऐसा नहीं कि पैसा लेकर के भाग जाए। आप एकदम उसको पकड़ ले रहते हैं, भागने तो नहीं देंगे इसको, कर्जा हमारे लिया है तो इसको पकड़ ले रहेंगे, पकड़ ले रहते हैं ना जी। वैसे ही केमिस्ट्री में है, धातु जो है ना वो धातु अधातु के एकदम पकड़ ले रहता है। कर्जा दिया है तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो हम छोड़ेंगे, हैं? तो एकदम धातु जो है ना वो धातु को एकदम पकड़ ले रहता है, गोली मार देंगे लेकिन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो धातु जो है ना धरकुच देंगे। देखिए कह रहा है कि सर अगर कोई लेके भाग जाए हम धरकुच देंगे उसको, हैं? वैसे ही आप ये समझो बाबू, वैसे ही आप ये समझो, ये हो गया हमारा धातु, ये कर्जा दिया है, और एक हो गया ये अधातु, ये कर्जा लिया है। तो अब बताओ, ई कर्जा दिया है, ई कर्जा लिया है, तो ई क्या कहेगा कि तुमको भागने तो नहीं देंगे बेटा, चाहे जे हो जाए। तो कहा कि तू हमारा कर्जा ले ले है, 1 इलेक्ट्रॉन हमसे लिया है, तो हम तोरा एकदम पकड़ के रखेंगे, ठीक है ना, हम तोरा बंधन बना करके रखेंगे, हम तोरा बांध के रखेंगे। ई कहेगा इसको, यानी कि समझिएगा, हाँ, ये जो है ना धातु जो है ना वो धातु को कहेगा कि तू हमसे कर्जा ना लिया है, तो बंधन बना करके रखेंगे। कर्जावा ले ले है ना जी, तो तुमको बांध के रखना जरूरी ना है। अच्छा, तो ये क्या करता है कि इसको बंधन बना करके रखता है। कौन सा बंधन? तो बाबू ध्यान रखिएगा, कौन सा बंधन? रासायनिक बंधन। कौन सा बंधन? रासायनिक बंधन। कौन सा बंधन? रासायनिक बंधन। बंधन बना लेता है, कहता है कि तुमको छोड़बे नहीं करेंगे, तू कर्जा ले ले है। कर्जा नहीं लेता तब तो कोई बात नहीं था, लेकिन कर्जा ले लिया है तो अब नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो रासायनिक बंधन बना लेता है। समझ में आ गया ना? तो बाबू एक सवाल यहां पर आता है कि रासायनिक बंधन कहते किसको है? रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? एक सवाल बनता है। सवाल क्या बनेगा? रासायनिक बंधन। सवाल बनेगा रासायनिक बंधन। तो रासायनिक बंधन क्या है? किसी भी अणु में परमाणु, समझिएगा, किसी भी, जैसे आप ये समझो बाबू, अब जैसे मान लेते हैं कि ये रिमोट है, ठीक है ना, यह एक अणु है, लेकिन यह जो अणु है वो बहुत छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना है कि नहीं बना है? जैसे अगर मान लिया जाए कि इस रिमोट को तोड़ के चूर के एकदम पतला 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 करेंगे तो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म ये जो कण है उससे मिलकर के ये बना है, बहुत छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बना है। लेकिन ये टोटल जो कण है वो एक बंधन में बंधा हुआ है ना, एक बंधन में बंधा हुआ है। आप नहीं समझ रहे होंगे, शायद समझ गए हो तो बताइए, नहीं समझ रहे होंगे तो फिर बताते हैं। जैसे आप ये समझो बाबू, ठीक है ना, आप ये समझो, आप ये समझिए, आप ये समझिए, कैसे आप समझिएगा, कैसे आप समझिएगा, कैसे आप समझिएगा।
कोई भी चीज का बात कर लेते हैं, जैसे पत्थर का हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए बाबू हम पत्थर का बात करते हैं। पत्थर बहुत छोटे 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 महीन सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है। अगर वही छोटे 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 जो सूक्ष्म कण है उस सबको एक साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पत्थर। लेकिन पत्थर जो है वो बहुत छोटे 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 सूक्ष्म ये जो सूक्ष्म कण है उसको एक साथ पकड़ ले है तब जाकर के वो पत्थर कहला रहा है। उसी प्रकार से आप ये समझो, जैसे ये प्यारे बच्चों एक अणु है, ये एक अणु है, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बनता है, बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बनता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी अणु में परमाणु जिस बल के द्वारा बंधा हुआ है, जैसे ये एक अणु है, इसमें ढेर सारा परमाणु है, लेकिन भाई परमाणु यहां से बाहर काहे नहीं भाग रहा है? काहे कि एक बंधन में बंधल है। ये परमाणु सब यहां से काहे नहीं बाहर भाग रहा है? काहे कि परमाणु में बंधल है। और अगर परमाणु में बंधल है बाबू, तो इसी को कहते हैं रासायनिक बंधन। किसी भी अणु में परमाणु जिस बंधन के द्वारा, जिस बल के द्वारा बंधा है, कोई ना कोई तो बल होगा जो सबको एक साथ एकदम समेट ले है कि तुमको कहीं भागने नहीं देंगे। तो किसी भी अणु में परमाणु, हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी अणु में परमाणु जिस बंधन के द्वारा या जिस बल के द्वारा आपस में बंधे होते हैं, जिस बल के द्वारा आपस में बंधे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। समझ में आ गया ना? बताओ बाबू, समझ में आ गया? ओहो, क्या बात है। और रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं, ये भी लिख देते हैं, लिखेंगे रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंधन कितने प्रकार के? तो रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है आयनिक बंधन। पहला क्या होता है बाबू? आयनिक बंधन। ध्यान रखिएगा, अभी क्या होता है बताएंगे अभी। आयनिक बंधन। और दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन। दूसरा होता है सहसंयोजक। क्या होता है? सहसंयोजक बंधन। ये दो प्रकार के बंधन होता है, ठीक है ना। रासायनिक बंधन में कोई भी परमाणु दो प्रकार के बंधन में बंधा रहता है, या तो आयनिक बंधन में या तो फिर प्यारे बच्चों रासायनिक बंधन में, ये सॉरी सहसंयोजक बंधन में। आयनिक बंधन को ही बोलते हैं वैद्युत संयोजक, ये भी ध्यान रखिएगा। आयनिक बंधन में भी बोलते हैं वैद्युत संयोजक। क्लियर हो गया बाबू? अरे बच्चों को समझ में आ गया? परीक्षा में आता है, और परीक्षा में तो अब आएगा मुख्य चीज ना कि आयनिक बंधन क्या है, अब आएगा मुख्य चीज कि सहसंयोजक बंधन क्या है। तो बाबू आयनिक क्या है और सहसंयोजक क्या है, ये आपको अभी हम बताएंगे, ठीक है ना। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बाबू? जल्दी से बताइए। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है तो एक बार बता दीजिए कि हाँ सर जी समझ में आ रहा है। सब बताएंगे। ऑक्सीजन में O2 काहे लगता है, हाइड्रोजन में H2 काहे लगता है, सब बताएंगे। थोड़ा सा भाई बर्दाश्त कर लो, ठीक है ना, सब बताएंगे। तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं आयनिक बंधन का और सहसंयोजक बंधन का कि आखिर होता क्या है, ठीक है ना। तो आयनिक क्या है और सहसंयोजक क्या है, ये दोनों को हम एकदम दो लाइन में समटा देंगे। देखिए हम प्यारे बच्चों बात करते हैं पहले आयनिक का, हम बात करते हैं पहले आयनिक का, ठीक है ना। अभी हम आपको बताते हैं आयनिक। आयनिक यहां से बनेगा आयन, आयन से ही बना है आयनिक, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आयनिक बंधन की अगर बात करें, अगर हम आयनिक बंधन की बात करें, समझिएगा जरा ध्यान से, अगर हम आयनिक बंधन की बात करें तो आयनिक बंधन में क्या होगा भाई? आयनिक बंधन में क्या होगा? लेन देन होगा। समझिएगा, आयनिक बंधन में क्या होगा? लेन देन होगा, लेन देन होगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या बताए थे हम? दूसरा क्या बताए बाबू? दूसरा बताए सहसंयोजक। दूसरा बताए सहसंयोजक। दूसरा बताए सहसंयोजक बंधन। दूसरा बताए सहसंयोजक बंधन। दूसरा क्या बताए? सहसंयोजक। और सहसंयोजक बंधन में क्या होगा? तो इसमें होगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होगा इसमें। अब कहिएगा कि सर ये तो समझ में नहीं आया, इसमें लेन देन, इसमें पार्टनरशिप, आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? खुल करके बताइए ना, खुल करके बताएंगे, रुक जाइए। प्यारे बच्चों यहाँ पे आयनिक बंधन में लेन देन होता है और सहसंयोजक बंधन में पार्टनरशिप होता है। कैसे होता है आइए चलिए हम लोग समझते हैं। अभी जस्ट हम आपको बताए हैं, बस कुछ ही देर पहले प्यारे बच्चों एक एग्जांपल दिए हैं NaCl का कि Na+Cl से बनता है NaCl, बताया है ना। इसमें लेन देन नहीं हो रहा है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो लेन देन हुआ कि नहीं हुआ? बताओ बाबू। सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, तो लेन देन हुआ कि नहीं हुआ? बताओ बाबू, लेन देन हुआ ना जी। इसमें जरा देखिए ध्यान से, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया? क्लोरीन को दिया, ठीक है ना,
रीन को दिया, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, क्लोरीन को दिया। तो बताओ बाबू लेन देन हुआ कि नहीं हुआ, लेन देन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। यहां पर पार्टनरशिप होगा, कहिएगा कि सर कैसे पार्टनरशिप होगा, आइए बताते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों, ये तो हम अभी आपको बहुत विस्तार से बताएंगे, अभी शॉर्टकट में बता देते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एगो परमाणु संख्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एगो। तो जब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एगो तो 12वीं कक्षा में भी एगो इलेक्ट्रॉन होगा, 12वीं कक्षा में भी तो एगो इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन भी तो चाहेगा कि हमारे 12वीं कक्षा में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हाइड्रोजन भी तो चाहेगा ना कि हमारे 12वीं कक्षा में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए भाई, हैं। पहली कक्षा है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, दूसरी कक्षा है तो कम से कम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहे, हाइड्रोजन भी तो चाहेगा। तो हाइड्रोजन चाहता है कि हम कम से कम पहली के कक्षा को फुलफिल कर लें, यानी कि ये भी चाहता है कि हमारे कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन रहे। तो हाइड्रोजन क्या करता है कि एक दूसरा हाइड्रोजन के साथ पार्टनरशिप करता है, और पार्टनरशिप करता है ना तो ई वाला हाइड्रोजन कहेगा कि देख भाई हम तुम्हारा जो एगो इलेक्ट्रॉन है उसको भी गिनती करेंगे, तो ये कहेगा कि जरूरत पड़ेगा तो हम तुर गिनती करेंगे। तो इस तरीके से पार्टनरशिप होता है दोनों के बीच में, और पार्टनरशिप के वजह से जो बंधन बना, पार्टनरशिप के वजह से जो बंधन बना उसको कहते हैं सह संयोजक बंधन, ठीक है ना। अरे बच्चों को समझ में आ रहा है, इसको कहते हैं सह संयोजक बंधन, समझ में आ गया ना बाबू। और इसको कहेंगे लेन देन वाला बंधन, भाई हम तुमको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तुम हमसे इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, बस दोनों के बीच में यही बंधन है, दोनों के बीच में एक बल लग रहा है लेन देन का, बस वही बंधन है यहां पर, लेकिन पार्टनरशिप हो रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर अब परीक्षा में आ जाए कि आयनिक बंधन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखिए, तो क्या लिखेंगे, आयनिक बंधन कहते किसको, इसका परिभाषा लिखिए, तो क्या कहेंगे, लिखेंगे कि जब कोई 2 या 2 से अधिक परमाणु, समझिएगा बाबू ध्यान से, लिखेंगे कि जब कोई 2 या 2 से अधिक परमाणु इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब लेन देन, इलेक्ट्रॉनों के लेन देन के जरिए एक दूसरे के साथ बंधन बनाते हैं। आइए हम आप लोग को ना लिखी करके बता देते हैं, आयनिक बंधन, क्या लिखेंगे बाबू, आयनिक बंधन, क्या लिखेंगे, आयनिक बंधन। तो आइए आयनिक बंधन क्या है, लिखेंगे कि जब कोई 2 या 2 से अधिक, लिखेंगे कि जब कोई 2 या 2 से अधिक, जब कोई 2 या 2 से अधिक परमाणु, जब कोई 2 या 2 से अधिक परमाणु इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के जरिए, जब कोई 2 या 2 से अधिक परमाणु इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के, स्थानांतरण मतलब लेन देन, लिखिए देते हैं, स्थानांतरण मतलब लेन देन। जब कोई 2 या 2 से अधिक परमाणु इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के जरिए एक दूसरे के साथ बंधन बनाते हो, जरिए एक दूसरे के साथ, जब कोई 2 या 2 से अधिक परमाणु इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के जरिए एक दूसरे के साथ बंधन बनाते हो, एक दूसरे के साथ बंधन बनाते हैं, तो इस प्रकार के बंधन को, तो इस प्रकार के बंधन को, तो इस प्रकार के बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रकार के बंधन को, आयनिक बंधन कहते हैं। तो इस प्रकार के बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं। समझ में आ गया बाबू। जैसे एकदम NaCl वाला एग्जांपल तो सब लोगों को भी याद करवा देंगे एकदम, ताकि परीक्षा में एकदम भूलिएगा नहीं कि आप लोग NaCl भी कोई आयनिक बंधन होता होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि जब धातु और अधातु में क्रिया होता है, जब धातु और अधातु आपस में क्रिया करते हैं तो इसके फलस्वरूप बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। जब धातु और अधातु आपस में क्रिया करते हैं तो धातु इलेक्ट्रॉन देगा, अधातु इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब धातु और अधातु आपस में क्रिया करते हैं तो इस प्रकार के बने बंधन को क्या कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है बाबू, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, जल्दी से बताओ। सर के पास काला धन है, अरे हमारे पास उजला धन आ जाए ना भाई, भगवान को बड़ा धन्यवाद देंगे। उजला धन तो है नहीं, काला धन पर पड़े हुए हैं। कुछ दिन में कहेगा कि लाल धन सर आपके पास आ गया, कुछ दिन में कहेगा सर आपके पास पीला धन आ गया है। पीला धन सोना को कहा जाता है, बात ध्यान रखिएगा। चलिए यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। यानी कि प्यारे बच्चों अब इसका विशेषता बतलाते हैं। आयनिक यौगिक जो है, आयनिक जो बंधन है इसका क्या गुण होता है, इसका विशेषता क्या है, ठीक है ना। आयनिक यौगिक के गुणधर्म समझाते हैं अब हम आप लोगों को, समझिएगा। आयनिक यौगिक के गुणधर्म, आयनिक यौगिक के, आयनिक यौगिक के, आयनिक यौगिक के गुणधर्म, आयनिक यौगिक के गुणधर्म समझाते हैं।
तो आयनिक यौगिक का गुण धर्म क्या है भाई? आयनिक यौगिक का गुण धर्म क्या है? सबसे पहला जरा समझ मेरे भाई कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो पीछा तो नहीं छोड़ेगा, जैसा हम आपको पहले से बोल दिए। यानी कि दोनों के बीच में जो बंधन होता है ना, ये काफी मजबूत होता है। ये दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है ये काफी मजबूत होता है। इन्हें कहता है कि बेटा तू कर्जा ले ले, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। सीएल कहता है कि तुम्हारा पकड़ ले रहा, हम भागवे नहीं करेंगे, ठीक है ना, तू पकड़ ले भी रहेगा तो हम नहीं भागेंगे। तो भाई Na और Cl के बीच में एक बल लगता है जो एक दूसरे को आकर्षित कर ले रहता है, ठीक है ना। Na और Cl के बीच में, यानी कि धन आयन और ऋण आयन के बीच में, ये हो गया धन आयन, ये हो गया ऋण आयन। तो धन आयन और ऋण आयन के बीच में एक आकर्षण बल लगता है जो काफी मजबूत होता है, ठीक है ना। ये दोनों के बीच में इतना जबरदस्त आकर्षण बल लगता है ना कि कहता है कि मारो तो हम चुकनी चुकनी हो जाएंगे, हम चूर चूर हो जाएंगे, भंगुर हो जाएंगे, लेकिन दोनों अलगे नहीं होएंगे, कहे कि हम कर्जा खैले हैं, ठीक है ना। तो भाई पहला गुण तो यही है आयनिक बंधन का, आयनिक यौगिक का पहला गुण धर्म तो यही है कि धन आयन और ऋण आयन के बीच लगने वाला आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। सबसे पहला तो यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि धन आयन, लिखेंगे कि धन आयन और ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन के बीच लगने वाला आकर्षण बल, के बीच लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। आकर्षण बल काफी मजबूत होता है, काफी मजबूत होता है, लगने वाला आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। यह भंगुर होता है, यह भंगुर होता है। यानी कि भाई कर्जा खैले है तो दोनों एकदम पकड़ लेना है जी, छोड़ के कैसे भागेगा, कहेगा कि मार दो चूर चूर हो जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, कहा कि हमारे कर्जा खैले है, ठीक है ना। तो धन आयन और ऋण आयन के बीच में लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वो काफी मजबूत होता है। हथौड़ी से मारिएगा चूर चूर हो जाएगा। यानी कि बाबू NaCl का बात करते हैं, NaCl एक भंगुर है, ठीक है ना। यानी कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, NaCl मतलब क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड, जो खाने वाला नमक है, चूर चूर हो जाएगा, लेकिन कभी अलगे होगा, सोडियम और क्लोरीन कभी अलगे होगा नहीं होगा, सोडियम और क्लोरीन अलग नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो धन आयन और ऋण आयन के बीच लगने वाला आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज आप कहिएगा कि सर इसको हथौड़ी से नहीं मारेंगे, इसको गला देंगे, आग पर रख करके ना इसको गला देंगे। ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि गलाने के लिए भी आपको काफी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि गलनांक और क्वथनांक, ध्यान रखिएगा, यानी कि आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होता है, काफी उच्च होता है, क्योंकि इसका भाई आकर्षण बल बहुत मजबूत है ना, इसका आकर्षण बल काफी मजबूत है। तो धन आयन और ऋण आयन के बीच आकर्षण बल होने के कारण इसका गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लिखेंगे इसका गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होता है। दूसरा नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर लिखेंगे इसका गलनांक और क्वथनांक, लिखेंगे इसका गलनांक और, इसका गलनांक और क्वथनांक, इसका गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होता है, काफी उच्च होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, काफी उच्च होता है। मतलब ये गलबो करेगा तो बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर के गलेगा, ऐसे नहीं गलेगा, ठीक है ना। तब तो गलाना भी बड़ा मुश्किल है। यानी कि अगर भाई कर्जा खा लिए तो उससे पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। इस बात से तो यही ना साबित होता है। इसलिए कर्जा अगर किसी का लिए है तो उसको दे दीजिए, और नहीं तो वो आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना, एकदम चंबुक नहीं सटल रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हाँ ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है सर? बाबू सबसे ज्यादा गलनांक और क्वथनांक कैल्शियम ऑक्साइड का होता है। सबसे ज्यादा गलनांक हम लिख देते हैं, ठीक है ना, लिख देते हैं सबसे ज्यादा गलनांक, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा गलनांक, सबसे ज्यादा गलनांक और क्वथनांक, सबसे ज्यादा गलनांक और क्वथनांक कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO का होता है, CaO का होता है। कितना होता है पता है? 3000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे ज्यादा गलनांक और क्वथनांक किसी का होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया बाबू? हाँ समझ में आ गया ना सर? बस करिए, हंसी आ रहा है, अच्छा मुस्कुरा रहे हैं भाई। देखिए तो सबसे पहला तो कि दोनों के बीच में आकर्षण बल, एगो चूंकि कर्जा दिले है, एगो कर्जा ले ले है, तो एकदम दोनों के बीच में आकर्षण बल लगल है। छोड़ेंगे तो साथ निभाना, साथियां छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। ये कह रहा है इससे, सोडियम कह रहा है क्लोरीन से, सातों जन्म में तुझे तेरे साथ रहूंगा यार, जब तक न तू देगा कर्जा मैं तेरा नहीं छोड़ूंगा साथ।
ठीक है ना। तो बाबू क्या है कि कर्जा लिया है तो एकदम साथ में लगल है, आकर्षण बल भी ज्यादा है, गलनांक और क्वथनांक भी ज्यादा है, यानी कि दोनों के बीच में इतना आकर्षण बल है ना, कहता है कि हमें कर्जा ले ले हमें चूर चूर हो जाएंगे लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं। दूसरा ही कहता है कि हमको कितना टेम्परेचर दे दो हम गलेंगे नहीं, बहुत ज्यादा दोगे बहुत ज्यादा दोगे तब जाकर के गलेंगे, ऐसे नहीं गलेंगे। लेकिन अगर भाई पनिया में डाल दोगे तो अलबला कर मर ना जाएगा बाबू। अगर ठीक है गलेगा नहीं अगिया में, पानी में डाल देंगे, पानी में डाल देंगे तो घुल जाएगा पानी में। यानी कि ध्यान रखिएगा, जैसे ये क्या हो गया NaCl, समझना जरा ध्यान से। सोडियम क्लोराइड, नमक की बात करते हैं, ये क्या हो गया बाबू नमक। नमक जो है उसको हथौड़ी से मारिएगा चूर चूर हो जाएगा, लेकिन उसमें से सोडियम और क्लोरीन अलग नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन नमक को पानी में घोल दीजिएगा तो घुल जाएगा कि नहीं घुल जाएगा। नमक को पानी में घोल दीजिएगा तो घुल जाएगा कि नहीं घुलेगा, बताओ बाबू। घुल जाएगा ना, नमक जो है वो पानी में घुल जाता है, नमक तो पानी में घुल जाएगा ना। यानी कि ध्यान रखिएगा जो कार्बनिक ये ध्यान रखिएगा जो आयनिक जो आयनिक यौगिक है वो जल में घुलनशील होता है, इसका गुण है बाबू, तीसरा नंबर गुण याद रखना, यह जल में घुलनशील होता है। लिखेंगे यह जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। जल में कैसा होता है, घुलनशील होता है, जलवा में घुल जाएगा, पानी में घुल जाएगा, यानी कि यह जल में कैसा होता है, घुलनशील होता है, याद रहेगा। लेकिन 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 नमक को कभी पेट्रोल में घोल करके देखे हो, नमक को कभी पेट्रोल में घोल करके देखे हो, कभी मौका मिले तो घोल करके देखिए। चाहे किरोसिन तेल है ना, किरोसिन तेल में घोल करके देखिए, चाहे बेंजीन है घर में तो बेंजीन, किरोसिन तेल तो लगभग मिल जाएगा, पेट्रोल भी मिल जाएगा, ये उसमें नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा। नमक को कभी पेट्रोल में घोल करके देखिएगा तो नहीं घुलेगा, ठीक है ना। यानी कि नमक जो है वो पानी में घुल जाएगा। यानी कि जो आयनिक यौगिक है, अब NaCl क्या हो गया, आयनिक यौगिक, क्योंकि आयनिक बंधन से बना है, तो जो आयनिक बंधन से बनेगा वो आयनिक यौगिक वो जल में तो घुल जाएगा, लेकिन पेट्रोल, किरोसिन, बेंजीन यानी कि जितने भी कार्बनिक घोलक हैं उसमें नहीं घुलता है। तो लिखेंगे कि जल में घुलनशील होता है, लेकिन पेट्रोल, किरोसिन, लेकिन पेट्रोल, किरोसिन और बेंजीन में अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है, ठीक है ना। बेंजीन में अघुलनशील होता है, क्या होता है बाबू, अघुलनशील होता है। कंफर्म याद आ गया, बताओ बाबू जल्दी से, सारे बच्चों को समझ में आ गया, क्लियर ना। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अभी बताओ बाबू कि ये हो गया NaCl को हम पानी में घोल दिए तो ये बन गया प्यारे बच्चों NaCl का विलयन। अब ये विद्युत का चालन करेगा कि नहीं करेगा, विद्युत का चालन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। यानी आयनिक यौगिक विद्युत के चालक होते हैं। हम लोग चौथा गुणधर्म इसका लिखेंगे, यह चौथा क्या लिखेंगे बाबू, आयनिक यौगिक, चौथा लिखेंगे कि यह विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत का चालक होता है। यानी आयनिक यौगिक विद्युत का चालक होता है, विद्युत का चालन करते हैं। तो बाबू ये सब ना आयनिक यौगिक के गुण है, ये सब आयनिक यौगिक के क्या है, गुण है। सारे बच्चों को समझ में आ गया, सारे बच्चों को समझ में आ गया। हाँ इतना बढ़िया से केमिस्ट्री समझा रहे हैं, बताओ केमिस्ट्री में लोग आता है सीधे समझा बुझा के चला जाता है, हम आपको कर्जा, पैंचा, लेन देन, पार्टनरशिप ये सब करके समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बस कैसे, ठीक है ना। क्वथनांक क्या होता है भाई, क्वथनांक होता है गैस बनने की, जो वाष्प बन गया। जैसे गलनांक मतलब गलना, गलनांक मतलब गलना, क्वथनांक मतलब वाष्प बन जाना। गलनांक कहने का मतलब कितना डिग्री पर वो गलना शुरू किया, और क्वथनांक कहने का मतलब कि कितना डिग्री पर वो वाष्प बनना शुरू हुआ, ठीक है ना। तो उसी को कहते हैं क्वथनांक। समझ में आ गया बाबू, क्लियर है ना। सारे बच्चों का जब कमेंट आ जाता है ना कि सर एकदम क्लियर है तो मन खुश हो जाता है, लगता है कि अब सबका क्लियर होगा, ठीक है ना। अब यहां से जितना भी टॉपिक अभी तक हम आपको पढ़ाए हैं, यहां से कुछ क्वेश्चन परीक्षा में आता है। क्या क्वेश्चन आता है आइए पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन आएगा बाबू परीक्षा में, क्या क्वेश्चन आएगा परीक्षा में सर, तो क्वेश्चन ये आएगा कि नमक वाला विलयन विद्युत का चालन करता है जबकि चीनी का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों। अब ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। पानी में अगर चीनी घोल दीजिए तो विद्युत का चालन नहीं करेगा, मतलब विद्युत उससे आर पार नहीं होगा। मतलब पानी में अगर शरबत बना दीजिए, पानी को चीनी घोल करके, उसमें अगर लाइन गिर जाए तो लाइन नहीं मारेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर पानी में नमक घोल दीजिए तब, अरे बाप रे बाप, नमक में तो ज्यादा लाइन मारता है। देखे हैं कभी घर में अर्थिंग गड़ाता है तब, कभी घर में अर्थिंग गाड़ते हुए देखे हैं, अर्थिंग गाड़ते हुए देखिएगा, ओकरा में नमक घोल करके डालल जाता है। का घर में कभी छड़ गाड़े हैं अर्थिंग के लिए, हम लोग पहले गाड़ते थे, ठीक है ना। एक तो मेन लाइन आता है और दूसरा अर्थिंग के लिए जमीन में छड़ गाड़ना होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि अर्थिंग सूख जाता है तो उसमें पानी डालते हैं, लेकिन अगर ओकरा में नमक घोल के डालते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। तो कभी आप लोग भी नमक घोल के डाले हैं अर्थिंग में, डाले होंगे आप लोग। तो बाबू अर्थिंग में नमक घोल के, भाई क्या हो गया जी एकरा में,
अर्थिंग में नमक घोल के काहे डालते हैं? काहे कि नमक का जो पानी है ना वो विद्युत का अच्छा चालन करता है, ठीक है ना। तो नमक का जो पानी है ना, यानी कि नमक का जो विलयन है वह विद्युत का अच्छा चालन करता है, वह आयन के रूप में नहीं टूटता है, मतलब Na और Cl अलग अलग नहीं होगा, ठीक है ना, और अलग अलग नहीं होगा तो विद्युत का चालन करेगा, जबकि चीनी का विलयन विद्युत का चालन नहीं करेगा। एकदम क्लियर मैसेज है। तो लिख देंगे नमक को जल में डालने पर वह आयन के रूप में नहीं टूटता है। नमक को अगर पानी में डालिएगा घुल जाएगा, लेकिन Na और Cl अलग अलग नहीं होगा, ठीक है ना। यही कारण है कि नमक वाला विलयन विद्युत का चालन करता है, जबकि चीनी का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। नमक का विलयन विद्युत का चालन करता है, लेकिन चीनी का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलिए अभी आपको जस्ट बताए हैं कि Na और Cl से बनेगा बाबू NaCl। ये क्या होता है? भंगुर होता है, यानी कि मारने पर चूर चूर हो जाएगा। भंगुर मतलब चूर चूर हो जाना, यानी कि ये चूर चूर क्यों हो जाता है? ये भंगुर क्यों होता है? आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होता है? काहे होता है भंगुर भाई? काहे कि एगो धन आयन एगो ऋण आयन से बना है। आयनिक यौगिक भंगुर इसलिए है क्योंकि धन आयन है, ऋण आयन है, तो धन आयन और ऋण आयन दोनों मिल करके बना है, तो इसको कह रहे हैं कि भाई ये क्या है? आयनिक यौगिक है। यानी कि अगर धन आयन और ऋण आयन से नहीं बनता तो शायद भंगुर नहीं होता, लेकिन धन आयन और ऋण आयन दोनों से मिल करके बना है, तो धन आयन और ऋण आयन से मिलने के कारण ही आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं। तो लिखेंगे क्योंकि आयनिक यौगिक का निर्माण धन आयन और ऋण आयन से होता है, जिसके कारण आयनिक यौगिक क्या होता है? भंगुर होता है। सारे बच्चों को समझ में आ गया? अरे वाह, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? सारे बच्चों को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया जी। अब एक क्वेश्चन और आता है, यहां से एक क्वेश्चन और आएगा। क्या आएगा सर जी? कि आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो ये भी चीज हम सेम यही वाला लिखेंगे, जैसे ये लिखे ना कि आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होता है, तो कहे कि भाई ये धन आयन और ऋण आयन से मिलकर के बना है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछेगा कि आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होता है, तो ये जवाब दीजिएगा कि क्योंकि आयनिक यौगिक का निर्माण धन आयन और ऋण आयन से हुआ है। सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए बाबू, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आयनिक यौगिक का, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक, आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है? उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो बाबू सीखिएगा, आयनिक यौगिक हम लोग लिख देंगे, आयनिक यौगिक का निर्माण धन आयन और ऋण आयन से होता है, जिसके कारण वह काफी ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है ना। लिखेंगे कि धन आयन और ये लिखेंगे आयनिक यौगिक का निर्माण, ऐसे करके जवाब लिखिएगा कि आयनिक यौगिक का निर्माण धन आयन और ऋण आयन, आयनिक यौगिक का निर्माण धन आयन और ऋण आयन के मिलने से बनता है। निर्माण धन आयन और ऋण आयन के मिलने से होता है। आयनिक यौगिक का जो निर्माण है ना, वह धन आयन और ऋण आयन के मिलने से होता है, जिसके कारण ये काफी मजबूत होते हैं। इसके कारण ये काफी मजबूत होते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं? काफी मजबूत होते हैं। और इसीलिए ध्यान से सुनना बाबू, और इसीलिए इसका गलनांक, चूंकि काफी मजबूत है ना, तो उसका गलनांक और क्वथनांक जाहिर सी बात है उच्च होगा, तो लिखेंगे काफी मजबूत होता है, इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक, इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। क्लियर? अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो ये आंसर लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम समझते हैं कि आपको आयनिक यौगिक एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, आयनिक बंधन एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है ना। हमें अच्छे तरीके से पता है कि अब आप लोगों को आयनिक यौगिक समझ में आ चुका है। बताओ बाबू, आ गया? जल्दी से बताइए, आयनिक यौगिक आप लोगों को समझ में आ गया? तो जल्दी से बता दो बाबू कि हाँ सर जी समझ में आ गया। जल्दी से बताइए, यस और नो। क्लियर ना? यस सर जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों आते हैं दूसरा। अभी तक हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, जरा देखिए ध्यान से। अभी तक हम आपको आयनिक यौगिक पढ़ा रहे थे, लेकिन अब
आपको भी हम बताए थे ना कि रासायनिक बंधन दो प्रकार के होता है, एक आयनिक बंधन और एक सहसंयोजक बंधन। तो बाबू हम आयनिक बंधन तो बता दिए, यानी कि लेन देन वाला बात तो बता दिए, लेकिन अब हम बताते हैं पार्टनरशिप वाला बात, यानी सहसंयोजक बंधन। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अब आगे हेडिंग आप लोग दीजिए, सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक क्या लिखेंगे? सहसंयोजक बंधन। क्या लिखेंगे? सहसंयोजक बंधन। क्या लिखेंगे बाबू? सहसंयोजक बंधन। अब ये सहसंयोजक बंधन क्या है? पार्टनरशिप से जो बंधन बनता है, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से कोई बंधन बनता हो। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी यानी कि इलेक्ट्रॉन के पार्टनरशिप से, पार्टनरशिप का हिंदी होता है साझेदारी। तो जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच में, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कोई बंधन बनता है, एकदम सीधे लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच में, लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से कोई बंधन बनता है, कोई बंधन बनता है, कोई बंधन बनता है, ठीक है ना। तो उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक, तो उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया? वाह बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया भाई। अब समझो बाबू कि आयनिक यौगिक से ये अलग कैसे है। आयनिक यौगिक में हम क्या बता रहे थे? आयनिक यौगिक में हम बता रहे थे, आयनिक यौगिक में हम क्या बता रहे थे? Na+1, ऐसे समझिए सिर्फ Na+Cl। तो आयनिक यौगिक में हम क्या बता रहे थे कि एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो भाई इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है, तो इसको एक कर्जा दे दिया, यही ना बताए थे। लेकिन सहसंयोजक में क्या होता है? इसके पास भी कमी है और इसके पास भी कमी है। ठीक है ना, समझिएगा जरा ध्यान से। सहसंयोजक मतलब आप ये समझ लो बाबू, जैसे मान लिया जाए कि हम कोई काम करना शुरू किए, हमको 2 लाख रुपए का जरूरत है। ठीक है ना, हमको कितना लाख रुपए का जरूरत है? 2 लाख रुपए का जरूरत है। ये प्यारे बच्चों हम हो गए, ये हो गए हम, और एक इधर हो गया हमारा दोस्त। ठीक है ना, एक इधर हो गया हमारा दोस्त। समझ में आ गया ना। और हम जो है एक कोई बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें 2 लाख रुपया लग रहा है, हमारा दोस्त भी वही बिजनेस करना चाहता है, तो भाई 2 लाख रुपया उसको भी लगेगा। लेकिन हमारे पास जो है वो 1 लाख रुपया है, हमारे दोस्त के पास भी 1 लाख रुपया है। अब आप समझो ये चीज, बिजनेस करने में 2 लाख लग रहा है, हमारे पास है 1 लाख, यानी कि 1 लाख का और हमको जरूरत पड़ेगा। हमारे दोस्त को भी यही बिजनेस करना है, उसको भी चाहिए 2 लाख, लेकिन उसके पास भी है 1 लाख। तो भाई 1 लाख हमारे पास है, 1 लाख हमारे दोस्त के पास भी है। अगर दोनों अकेले अकेले रहेंगे तो बिजनेस शुरू नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं? अपने दोस्त से हाथ मिला लेते हैं, कहते हैं कि आ जाओ मेरे भाई, हम दोनों मिल करके पार्टनरशिप में ये काम करते हैं। तो अब क्या होगा? ये वाला 1 लाख ये कहेगा कि चलो भाई हम हमारे साथ भी ये वाला 1 लाख जुड़ गया, ये वाला 1 लाख हम कहेंगे कि लो भाई हमरो साथ जुड़ गया। यानी कि अगर अब हमसे कोई पूछेगा कि कितना का बिजनेस है, तो हम कहेंगे कि 2 लाख का। इससे कोई पूछेगा कि कितना बिजनेस में लगाए हो, तो ये भी कहेगा कि 2 लाख था, 1 लाख, लेकिन अब हम उसका वाला भी 1 लाख अपने में काउंट कर दिया, कहा कि पार्टनरशिप हो गया ना। तो बाबू अब कोई पूछेगा तो कहेंगे कि 2 लाख। ठीक है ना, सारे बच्चे को समझ में आ गया। तो पार्टनरशिप मतलब वही होता है कि भाई तुम्हारा एक भाई दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर लिया। सेम टू सेम प्यारे बच्चों यहां पर भी होता है, सेम टू सेम यहां पर भी होता है। कैसे यहां पर होता है गुरुजी जरा समझा दीजिए। बाबू आप जरा ये समझ लो, ठीक है ना, आप जरा समझिएगा। हाँ, सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा कि सहसंयोजक बंधन तभी बनता है जब दोनों ऐसे परमाणु आपस में जुड़े जिसमें दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। हम यहां पर लिख देते हैं कि सहसंयोजक बंधन तब बनता है, सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन तभी बनता है, सहसंयोजक बंधन तभी बनता है जब दो ऐसे परमाणु आपस में जुड़े, जब दो ऐसे परमाणु, सहसंयोजक बंधन तभी बनता है जब दो ऐसे परमाणु आपस में जुड़े, जब दो ऐसे परमाणु आपस में जुड़े जहां दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो, दोनों के पास क्या हो बाबू? इलेक्ट्रॉन का कमी हो।
सारे बच्चों को समझ में आ गया? दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो तब ये ना होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर आधातु जुड़ेगा और यहां पर भी आधातु जुड़ेगा, तो आधातु और आधातु जब आपस में जुड़ेगा ना तो यही बनाएगा सहसंयोजक बंधन। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा सहसंयोजक बंधन। क्या बनाएगा? सहसंयोजक बंधन बनाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जब बाबू आधातु और आधातु आपस में जुड़ेगा ना तो ये बनाएगा सहसंयोजक बंधन। सारे बच्चों को समझ में आ गया? क्या बनाएगा? सहसंयोजक बंधन बनाएगा। सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार बता दीजिए। हाँ सर जी क्लियर है। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो, कैसे सर जी? जरा एग्जांपल बता दीजिए। चलो भाई एग्जांपल बता देते हैं जरा, ठीक है ना। एग्जांपल बाबू बताते हैं। हम लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक हो, तो भाई हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक हो तो हाइड्रोजन चाहेगा ना, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक है, पहली कक्षा में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन चाहेगा ना कि हमारे पहली कक्षा में कम से कम 2 को पूरा हो जाता तब बढ़िया रहता। अब 2 को पूरा हो जाता, इसके पास है एक होते हैं, इसको देगा कौन? तो ये क्या करता है कि अपने ही एक दोस्त से, हाइड्रोजन से क्या करता है? पार्टनरशिप करता है। अब ये हाइड्रोजन कहता है कि लाओ भाई तुम्हारा वाला भी हम जोड़ लेते हैं, तो ये कहता है कि हम कहे छोड़े, तुम्हारा वाला हम भी जोड़ लेते हैं, यानी कि दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप बन गया। इसी को कहते हैं सहसंयोजक बंधन। इसी को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन। उसी प्रकार से बाबू जैसे बात करते हैं CH4 का, ये भी एक सहसंयोजक बंधन से ही बना हुआ है। कहिएगा सर कैसे? कार्बन की बात करते हैं, कार्बन के 6 गो होता है परमाणु संख्या, 72 कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 गो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन सोच रहा है कि भाई हमारे 8 गो हो जाए। समझिएगा जरा ध्यान से, कार्बन का 6 गो परमाणु संख्या, तो पहली संख्या में 2 और 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन ये ना तो किसी को दे सकता है ना तो ले सकता है, तो 4 को 8 करने के लिए क्या करेगा? पार्टनरशिप करेगा। पार्टनरशिप करेगा किसके साथ? पार्टनरशिप करेगा तो 4 गो हाइड्रोजन के साथ पार्टनरशिप कर लिया। ये 4 गो हाइड्रोजन के साथ पार्टनरशिप कर लिया, और चारों हाइड्रोजन के पास एक गो पहले से था, तो बाबू ये दोनों मिला करके इस तरीके से ये क्या हुआ? पार्टनरशिप बना। तो इसको हम लोग कहेंगे CH4 और यह एक सहसंयोजक बंधन बना। ये क्या बना बाबू? सहसंयोजक बंधन बना। सारे बच्चों को समझ में आ गया? अच्छा, अब जरा समझो बाबू, यहां पर एक हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पर चूंकि 2 हाइड्रोजन मिलता है तब जाकर के बंधन ही बनता है, इसलिए हम लोग H2 हमेशा लिखते हैं। इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन मिल करके क्या होता है? बंधन बनाता है। सारे बच्चों को समझ में आया? 2 हाइड्रोजन मिल करके बंधन बनाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बताओ बाबू जल्दी से। इसलिए हम इसको बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। सह मतलब साथ, संयोजक मतलब संयोग से, मतलब संयोग से दोनों साथ मिलकर के बंधन बना लिया, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? सहसंयोजक बंधन कहेंगे। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर बाबू? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? बोल बाबू। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? छुट्टी चाहिए? क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? तो पहले बता दीजिए कि हाँ या ना। सर मेरा बाल उड़ रहा है, क्या करें बताइए ना। बाल उड़ रहा है, उसका पंख काट दीजिए, नहीं उड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों आज यहां तक हम आप लोगों को पढ़ा दिए, यानी सहसंयोजक बंधन, यानी कि कैसे करके पार्टनरशिप करता है उसको क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। तो सहसंयोजक बंधन तो हम आप लोगों को कंप्लीट करा दिए। अब कल बताएंगे एकल सहसंयोजक बंधन क्या है, द्वि सहसंयोजक बंधन क्या है, और 3 सहसंयोजक बंधन क्या है। ये कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों कल हम आप लोगों को इतना पढ़ाएंगे, कल आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। आज हम बस यही तक छोड़ रहे हैं आप लोगों की मेहरबानी पर, आप लोग हम पर मेहरबानी किए हो भाई, इसलिए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आज हम यहीं पे छोड़ते हैं, कल मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।